Okay, guys, very good morning. For the final class of indirect tax amendments, ये वाला जो इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे ये एक्सक्लूसिवली फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। खाली जो फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये आईडीटी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। इंटर वाला जो अमेंडमेंट्स था वो अपने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। So this video will be entirely for the students who are appearing for May-June 2020 examination for final examination. तो final examination के लिए जो exclusively amendments applicable था over and above जो आपका common parts था वो मैंने आपको पहले करवा दिया था। अभी वाला जो final वाला part है वो exclusive हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, यहाँ पे भी मैंने ना आपको जो नोट्स है वो याद रखना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसके लिंक में मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। सेकेंडली अगेन दिस इज चैप्टर वाइज, ये पूरा चैप्टर वाइज चल के चलेगा, मतलब जितना भी अमेंडमेंट्स है सब हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सारा चैप्टर वाइज ही डिस्कशन होगा इसमें। तो सबसे पहला चैप्टर में आइए, लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर अपना है सप्लाई का। तो गाइज एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि सप्लाई क्या होता है जीएसटी में। दैट्स द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। अगर सप्लाई होगा तो ही जीएसटी मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। सप्लाई का स्कोप था सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 में हम लोग को ये पता चलता है कि सप्लाई में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज एक्सक्लूडेड है, वगैरह वगैरह। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट व्हेन यू आर सप्लाइंग 2 और मोर goods, supplies or services at one time. So in that case whether it is composite supply or a mixed supply, ये चीज अपने को बताता है सेक्शन 8। नाउ सप्लाई में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है विच इज वेरी मच रिलेटेड टू जीरो रेटेड सप्लाई। अब वो क्या है मैं आपको सबसे पहले कुछ डिस्कशन करता हूँ। सप्लाई में कितने तरह के सप्लाईज थे जो अपने पढ़े थे। एक था टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई ऑन विच टैक्सेस लेविड। एक था नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई ऑन विच टैक्सेस नॉट लेविड। एक था एग्जाम सप्लाई, 3 तरह का, नील रेटेड, होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक था जीरो रेटेड सप्लाई। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो इन दैट केस जितने भी इनपुट्स आपके यूज हुए फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई उसका आपको क्रेडिट प्लस आपको रिफंड भी मिल जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई के लिए आपको रिफंड भी मिल जाता है ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाईज, वहां पे क्लासिफाई किया गया था if you are making any exports of goods or services outside India, that is a zero rated supply. If you are supplying to SEZ unit or a developer, that is also a zero rated supply. तो ये सारे के सारे क्या है, zero rated supply। now sir zero rated supply के रिस्पेक्ट में ही गवर्नमेंट ने एक चीज यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एग्जाम्पल सोचिए कि मान लीजिए कि मेरे पास इंडिया में कोई गुड्स था, मैंने उसको इंडिया के बाहर मैं उसको मेरे साथ लेकर गया, ठीक है, for an exhibition I have taken that goods from India to outside India for an exhibition. I am not supplying that goods, I am not, but I am taking that goods from one place to another, that is cross border, इंडिया से इंडिया के बाहर। तो मैं जो गुड्स लेकर गया इंडिया के बाहर, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि एक जीरो रेटेड सप्लाई है? क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं ये गुड्स को मान लीजिए कंसाइनमेंट बेसिस पे मैं कंसाइनी को भेजता हूं फॉर सेंड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, कि वो चेक करेगा, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो सप्लाई माना जाएगा। तो ये जो दो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बोला, क्या ये जीरो रेटेड सप्लाई है? इसी के ऊपर एक तरह का क्लैरिफिकेशन है जो अपने को पढ़ना है। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप कोई गुड्स इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो एग्जीबिशन के लिए या कंसाइनमेंट बेसिस पे फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो इन दैट केस क्या वो गुड्स ले जाना इंडिया के बाहर, क्या वो दैट विल टैंटमाउंट टू दैट यू आर मेकिंग अ जीरो रेटेड सप्लाई? आप मुझे बताइए अंदर से क्या फीलिंग आ रहा है, अंदर से क्या फीलिंग आ रहा है? क्या ये जीरो रेटेड सप्लाई? ऑब्वियसली द आंसर इज नो सर। सबसे पहले बात, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए सबसे पहले उसको सप्लाई होना पड़ेगा, सबसे पहले उसको सप्लाई होना पड़ेगा। अगर वो सप्लाई ही नहीं है तब वो जीरो रेटेड कैसे हो सकता है? और सप्लाई होने के लिए सबसे पहले अपने को समझना है उसको सेक्शन 7 में आना पड़ेगा, और अगर सेक्शन 7 में ये नहीं आ रहा तो सप्लाई नहीं है। और सप्लाई के लिए हम लोग ने सेक्शन 7 में कॉमन चीज क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन शुड बी देयर, कंसिडरेशन शुड बी देयर, एंड इफ नॉट देयर इज नो कंसिडरेशन देन यू शुड क्लासिफाई शेड्यूल 1। और अगर शेड्यूल 1 भी नहीं है देन देयर इज नो सप्लाई, एंड इफ देयर इज नो सप्लाई देयर इज नो जीरो रेटेड सप्लाई।
जीरो रेटेड सप्लाई ही नहीं है वो, कि जीरो रेटेड सप्लाई को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, बस यही है सर्कुलर। मेरा बात समझे। अब आपको एग्जामिनेशन में उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स यू विल राइट, ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग क्यों इसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मान रहे। चलिए आइए एक बार रीड करते हैं। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और एन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। पहला, वेदर इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, आपसे पहले पूछ रहा है क्या ये एक जीरो रेटेड सप्लाई है। जस्ट 1 मिनट। क्या ये जीरो रेटेड सप्लाई है? It can be concluded only such supplies which are either export or are supplied to SEZ unit or developer would qualify as zero rated supply। खाली वो सप्लाई जो एक्सपोर्ट सप्लाई है या फिर कोई SEZ सप्लाई है वो ही क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई। इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग या टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सेप्ट when such activity satisfy the test laid down in schedule 1। आप समझ गए, मतलब अगर वो शेड्यूल 1 का टेस्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, शेड्यूल 1 का टेस्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स मतलब जिसपे जीएसटी लग जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, so that do not constitute supply as the said activity does not fall within the scope of section 7 as there is no consideration at that point in time। इसको अंडरलाइन करिए, कंसिडरेशन उस समय कोई भी नहीं इनफ्लो हो रहा। Since such activity is not a supply, the same cannot be considered as a zero rated supply। क्योंकि सप्लाई नहीं है तो इसको जीरो रेट सप्लाई भी आप नहीं मान सकते। That being the case, execution of bond or LUT as required under section 16 is also not required। अगर आपको याद होगा दो तरह का हम लोग करते थे, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, विद पेमेंट ऑफ IGST। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करते हो तो आपको बॉन्ड LUT एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और अगर आप विद पेमेंट ऑफ IGST करते हो तो आपको बॉन्ड LUT एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता है। अगर आप विदाउट पेमेंट करते हो तो आपको बॉन्ड LUT एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसके भी हम लोग ने कंडीशंस पढ़े थे। लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर कोई गुड्स इंडिया के बाहर लेके जा रहा हूँ, वो सप्लाई ही नहीं है, देयर इज नो सप्लाई, तो कोई सप्लाई नहीं तो जीरो रेटेड भी नहीं। अगर जीरो रेटेड नहीं है तो हमको बॉन्ड LUT क्यों चाहिए होगा, आई विल नॉट बी रिक्वायरिंग एनी बॉन्ड LUT। लेकिन सर मुझे एक बात बताइएगा, अब इसका सेकंड कॉन्टेक्स्ट आता है, इनवॉइस वाला। बहुत ध्यान से, जब मैं गुड्स इंडिया के बाहर लेकर जा रहा हूं तो हम लोग ने इनवॉइस चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप गुड्स को सेल और अप्रूवल बेसिस पे सेंड और सेल और अप्रूवल बेसिस पे लेके जा रहे हो तो एक लास्ट डेट होता है इनवॉइस इशू करने का। वेरी गुड आंसर, उसका लास्ट डेट है मैक्सिमम 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर 6 महीने के अंदर आपने वो गुड्स वापस नहीं लाया इंडिया के बाहर से, जो आप इंडिया से बाहर इंडिया लेके गए, आई मीन इंडिया से इंडिया के बाहर लेके गए थे वापस, अगर यू हैव नॉट ब्रॉट बैक द गुड्स बैक टू इंडिया विद इन 6 मंथ्स, इट इज डीम्ड टू बी सप्लाइड एंड यू हैव टू इशू अ टैक्स इनवॉइस। यू हैव टू इशू अ, यही चीज लिखा है यहाँ पे कि द स्पेसिफाइड गुड्स टेकन या सेंट आउट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू बी आइदर सोल्ड और ब्रॉट बैक विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल अंडर सेक्शन 31(7)। ये था आपका ड्यू डेट ऑफ issue invoice। The supply would be deemed to have taken place on the expiry of 6 months from the date of removal if the specified goods, याद है specified goods क्या है, मतलब जो गुड्स आप इंडिया के बाहर लेके, ऊपर हम लोग ने देखो डिफाइन किया स्पेसिफाइड गुड्स, ठीक है, जो शेड्यूल 1 का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, जो शेड्यूल 1 का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। तो अगर वो 6 मंथ एक्सपायरी हो गई की तो एक्सपायर्ड स्पेसिफाइड गुड्स है, अगर वो नाइदर सोल्ड अब्रॉड एंड नॉट ब्रॉट बैक विद इन द सेट पीरियड है तो सप्लाई का क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस। आपको सप्लाई डीम्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस मान लिया जाएगा। आई होप यू आर क्लियर। अब सर इसके दो पार्ट हो सकते हैं। अगर स्पेसिफाइड गुड्स आपने बाहर बेच दिया फुली या पार्शियली विद इन 6 मंथ्स, अगर मान लो आप यहां से इंडिया के बाहर लेके गए और आप वहां पे ऑलरेडी बेचती, वहां ऑलरेडी आप कितना दिन के अंदर अंदर 6 मंथ्स के अंदर, मतलब सप्लाई हो गया, सप्लाई इज इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी सो सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सच सेल। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेंडर शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस, सेंडर शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस। आई होप यू अंडरस्टूड, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, बेच दिया मैंने पहले, ध्यान से सुना, सेक्शन 31 में हम लोग ने क्या पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और द
6 months expiry from the date of removal whichever is earlier. अगर 6 महीने के पहले भेज दिया तो ये पहले भेज दिया ना, तब तो वो उसी समय क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. तो द सेंडर शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ गुड्स which have been sold abroad under section 12. ये था टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन, और ये सेक्शन 31 ये था इनवॉइस का सेक्शन. रेड विथ रूल 46 ये भी था इनवॉइस का रूल्स. बस बेसिकली क्या है, यू हैव टू इशू अ टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई. अब बताइए नीचे सेम चीज है, अगर स्पेसिफाइड गुड्स ना तो बिका ना तो वापस आया, फुल्ली और पार्शियली विद इन, समझ गए आप, मतलब डीम्ड टू बी सप्लाइड. As laid down in section 31, the sender shall issue a tax invoice, very very important, on the date of expiry of 6 months. यहां लिख दो last date to issue invoice. GST लगाना पड़ेगा. Last date to issue invoice. So last date to issue invoice क्या है, on the date of expiry of 6 months from the date of removal in respect of such quantity which have neither been sold nor brought back under section 12 and 31 read with rule 46 of CGST rules. इलस्ट्रेशन आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा गाइज, मेरे को एक बात बताइए, लेट मी चेक योर नॉलेज. अगर वो गुड्स इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जा रहा हो, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, कुछ और इशू करना पड़ेगा उसको. बिल ऑफ सप्लाई कैसे कर सकता है? बिल ऑफ सप्लाई खाली एग्जेम्प्टेड गुड्स में होता है और कॉम्पोजिशन वाले होता है. डिलीवरी चलान रूल 55 में हम लोग ने पढ़ा था, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अदर देन सप्लाई, उस पे क्या चाहिए, तो जहां इनवॉइस नहीं आएगा वहां क्या आएगा, डिलीवरी चलान आएगा. देख लो, एबीसी ने एक इलस्ट्रेशन है, 100 यूनिट और स्पेसिफाइड गुड्स आउट ऑफ इंडिया सेंड किया. The activity of merely sending is not a supply. Okay, no tax invoice is required to be issued, but the specified good shall be accompanied with a delivery challan as per rule 55. In case the entire quantity of specified good is brought back within 6 months from the date of renewal. मान लीजिए आप एग्जीबिशन के लिए लेके गए, वापस आप लेकर आ गए, तो क्या सप्लाई हुआ? सप्लाई नहीं हुआ. No tax invoice is required to be issued as no supply has taken place in such a case. उस केस में कोई सप्लाई हुआ ही नहीं है. In case, however, the entire quantity of specified goods is neither sold nor brought back within 6 months. अगर आप ना तो बेचे ना तो उसको 6 महीना के अंदर अंदर लेके गए, तब आपको क्या इशू करना होगा? टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा for the entire 100 units of the specified goods under this section read with this rule within the time period stipulated under section 31. Basically immediately after the date of expiry of 6 months, अगले दिन ही आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. यानी आपका टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो गया सर. ये सेक्शन 12 इज वेरी क्लियर, वो रेफर करता है सेक्शन 31 को, और सेक्शन 12 बोलता है कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, याद है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ व्हिचएवर इज, बिकॉज पेमेंट डेट अभी एग्जेम्प्टेड है, तो इनवॉइस बेसिस पे क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा. इज वेरी 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 क्रूशियल. समझ गए क्या? तो पहला सर्कुलर आया था ये 18 जुलाई 2019 को, जो अपने को पढ़ना था, जो मैंने आपको पढ़ाया. एनी डाउट गाइस? हाँ, नेक्स्ट. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप फ्लाइट्स में ट्रैवल किए हो तो आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में. वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, बहुत इजी है बात. पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात को समझना, उसके बाद इसमें आएंगे. कभी भी कोई, अच्छा, फ्लाइट्स में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग टिकट किससे परचेज करते हैं? हम लोग टिकट परचेज करते हैं एयरलाइन से. किससे परचेज करते हैं? मान लो हम इंडिगो में गए या स्पाइस जेट में गए या व्हाटएवर, एयर इंडिया में गए, एयर एशिया में, किसी से भी हम लोग सर्विस ले रहे हैं, तो वो हम लोग को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, वो हम लोग से क्या कर रहा है, मान लो एग्जांपल, वो हम लोग से 10,000 बक्स चार्ज करता है पर टिकट. वो 10,000 हम लोग ने उसको दिया, अब वो 10,000 रुपया में जीएसटी वीएसटी सब इंक्लूडेड है, और हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले लिया. अब इसमें थोड़ा गहराई में चाहिए. जो एयरलाइंस आपसे 10,000 चार्ज करता है ना, उसके बहुत कंपोनेंट्स है, बहुत कंपोनेंट्स है. एक तो उसका बेसिक फेयर, एक तो उसका बेसिक फेयर, समझ गया, जो एयरलाइन आपसे चार्ज कर रहा है उसका फेयर. दो और चार्जेस होते हैं, एक होता है पैसेंजर सर्विस फीस. क्या होता है? पैसेंजर सर्विस फीस. और एक होता है यूजर डेवलपमेंट फीस. क्या होता है? यूजर डेवलपमेंट फीस. और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, फ्यूल चार्जेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज हो गया, बहुत सारा चार्जेस होता है, बट मेरे को अभी मेन बात करना है इनके ऊपर. पैसेंजर सर्विस फीस पक्का आपके एग्जाम में आ रही है.
पैसेंजर सर्विस फीस इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यूजर डेवलपमेंट चार्जेस, ये दो चार्जेस एयरलाइन वाले अपने ही पैसेंजर से लेते हैं। अब मेन बात इसी की होगी इस सर्कुलर में। सर ये क्या है, सबसे पहले समझो ये क्या है। व्हाट इज दिस PSF, व्हाट इज दिस UADF व्हिच इज चार्ज्ड बाय whom टू whom, एयरलाइन टू पैसेंजर, बात खत्म। सर ये पैसेंजर सर्विस फीस UDF क्या है सर? कुछ नहीं है, आप एयरपोर्ट में घुसते हो, आपको एयरपोर्ट इतना साफ सुथरा, इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको घुसते ही आपका चेकिंग होता है, आपका एयरपोर्ट में आपको ट्रॉली मिलता है, आप ट्रॉली से पूरा बैगेज काउंटर तक जाते हो। इनफैक्ट आपका बैगेज काउंटर में बैगेज स्क्रीनिंग होता है, उसमें स्टैंप लगता है, उसमें सील लगता है, उसका इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद यू ट्रैवल टू द सिक्योरिटी चेक इन के भी पहले आप बोर्डिंग पास लेने के लिए जाते हो। बोर्डिंग पास के बाद आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके जितने भी लोग हैं सब एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं। किसके हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी के, जो वो एयरपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, जो वो एयरपोर्ट को मैनेज कर, जो उसका चार्जेस लगता है। सर क्या लगता है? चार्जेस लगता है, जिसे हम कहते हैं यूजर डेवलपमेंट फीस। और पैसेंजर सर्विस फी होता है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। आज मैंने तो बैगेज दे दिया, कहां पर? बोर्डिंग में। अब यार उसका जो वो बोर्डिंग गेट से आपका फ्लाइट में जाता है, कोई उसे कैरी करके लेकर जाता है, उसे कोई ट्रांसपोर्ट कराता है, तो बहुत सारे सुख सुविधाएं वाले सर्विसेज है जो पैसेंजर के लिए कराया जाता है। ये अपने नोटिस सब करते हैं, यही चीज आज अपने को पढ़ना है। सो ये सारे फीस के नेचर है। आज आपको जो बस का सर्विस मिलता है, जो आप बस में जाते हो एक जगह से दूसरा जगह, होता है ना, इंटरनली बस में भी जाते हैं, तो वहां पे भी आपको सर्विस मिलता है, ग्राउंड स्टाफ रहता है, बहुत सारा एंसिलरी सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको देते हैं। वो फ्री में तो आएगा नहीं, उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट बर्डन किससे किससे रिकवर करना पड़ेगा? पैसेंजर से। तो होता क्या है, जब एयरलाइन वाला आपको सर्विस, एयरलाइन वाला बोला कि भैया उड़ाने का खर्चा मेरा, उसका पैसा भी तो मैं ही लूंगा, बाद बाकी जितना एयरपोर्ट का सर्विसेज आप यूज कर रहे हो वो भी मैं ही ले लूंगा। बट मुझे बताइए वो सर्विस एक्चुअली दे कौन रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी। वो सर्विस दे कौन रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोल रहा है कि वो सर्विस मैं दे रहा हूं, बट कलेक्ट कौन कर रहा है उसका पैसा? एयरलाइंस। बस एकदम ध्यान से सुनना, एयरलाइन पैसा कलेक्ट कर रहा है, बट पैसा कलेक्ट चार्ज कौन करना चाहिए? एयरपोर्ट अथॉरिटी को, बट कलेक्ट कौन कर रहा है? एयरलाइन कलेक्ट कर रहा है। अब मेरा बात सुनिए, इट्स नॉट रियल सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी। किसको प्रोवाइड कर रहा है? पैसेंजर। क्लियर हुआ? तो बीच में एयरलाइन क्या हो गया? वेरी गुड, ही इज नथिंग बट एन इंटरमीडिएटरी, या फिर अगर जीएसटी के भाषा में बोले प्योर एजेंट। कुछ याद होगा रूल 33। जीएसटी के भाषा में बोले तो क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। एयरलाइन को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि जितना भी आप टिकट काटेंगे उतना इतना चार्जेस फिक्स्ड आपको मेरे बिहाफ में कलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट? वो कर क्या करेगा? कंज्यूमर से कलेक्ट करके रीइंबर्स किसको दे देगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देगा। अब हु इज द रियल सर्विस प्रोवाइडर? एयरपोर्ट अथॉरिटी। हु इज लायबल टू पे जीएसटी? एयरपोर्ट अथॉरिटी और पैसेंजर सर्विस और the airlines on these two charges, PSF and UDF. Who is liable to pay GST? Airport authority or the airlines who's providing passenger transportation service. Who is liable to pay GST on these two charges? Airport authority. Who is liable to pay GST? Airport authority. एयरपोर्ट अथॉरिटी ही क्या पे करेगा? इन दो चार्जेस पे जीएसटी पे करेगा, बिकॉज दे आर द रियल person who is providing the service, although they are not getting direct collection from the customer. It is the airline who is acting as a pure agent, who is acting as the अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। टिकट में ऑलरेडी मैंने दे दिया है किसको? एयरलाइन कंपनी को दे दिया है। क्या? यूडीएफ एंड पीएसएफ। अब जो चार्जेस मैं कलेक्ट कर रहा हूं, क्या वो कॉस्ट टू कॉस्ट होगा कि उसमें प्रिंसिपल अपना प्रॉफिट भी जोड़ देगा? कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, यानी यूडीएफ पीएसएफ जो मेरे को किसको देना है? एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना है। वही कॉस्ट में क्या डालने वाला हूं? अपने बिलिंग में डालने वाला हूं कि जो यूडीएफ और पीएसएफ कौन लगा रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी। वो मैं उसमें क्या कर दूंगा? इंक्लूड कर दूंगा। इनफैक्ट यहां तक भी है कि उसमें जो जीएसटी पोर्शन भी आएगा वो भी मेरे को अलग से शो करना पड़ेगा कि ये जीएसटी पोर्शन इज चार्ज्ड बाय द एयरपोर्ट
अथॉरिटी एंड दे आर लायबल टू पे जीएसटी। अब इसमें देखिए इतना आपको अंदर तक नहीं जाना है। अब क्या होता है ना कि पीएसएफ यूडीएफ तो मैं कलेक्ट कर लेता हूं। कौन कलेक्ट कर लेता है? एयरलाइन। ध्यान से समझिएगा प्लीज, थोड़ा अंदर जा रहा हूं मैं। अगर मैं 100 मानो एक फिक्स रेट लेना हो, 100 रुपया यूएसएफ एंड यूडीएफ एंड पीएसएफ है, तो 100 रुपया पैसेंजर से मैंने चार्ज कर लिया। अब एग्जैक्टली 100 रुपया तो मैं गवर्नमेंट को आई मीन क्या मैं किसको दूंगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी को दूंगा, क्योंकि 100 प्लस जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर से ही तो जीएसटी कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, बीच वाला आदमी जो एयरलाइन एजेंसी है वो 118 रुपया कलेक्ट करेगा, 100 प्लस 18% जीएसटी, तो वो 118 रुपया कलेक्ट करके किसको दे देगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देगा। और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को 18 रुपया किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी विल इशू इनवॉइस टू द एयरलाइन, एयरलाइन विल इशू इनवॉइस टू द कस्टमर। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलेगा कि दिस मच चार्जेस यू हैव टू पे एंड दिस इज द जीएसटी, तो उतना ऑलरेडी उसके पास तो पैसा कलेक्टेड है ना। और वो क्या, एज अ प्योर एजेंट, क्या एज अ प्योर एजेंट, वो प्योर एजेंट की तरह उसको क्या दे देगा? वापस कर देगा। बस दैट्स इट। डिड यू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक? देखिए, क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेवीज। सबसे पहले समझो कि एयरपोर्ट लेवीज है क्या। सबसे पहला है पैसेंजर सर्विस फी। पैसेंजर सर्विस फीस चार्ज फ्रॉम एम्बार्किंग पैसेंजर्स, मतलब जो सोर्स पॉइंट है उनसे चार्ज किया जाता है एट प्रिस्क्राइब रेट्स अकॉर्डिंग टू द रूल। द एयरपोर्ट लाइसेंसी शैल यूटिलाइज द सेट फी, मतलब जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो ये फीस को किस काम में इस्तेमाल करते हैं? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेशन ऑफ द पैसेंजर्स। नेक्स्ट, यूजर डेवलपमेंट फीस प्रोवाइड्स दैट द लाइसेंसी मे लेवी एंड कलेक्ट एट अ मेजर एयरपोर्ट। एक मेजर एयरपोर्ट में, जैसे जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, वहां पे यूडीएफ चार्जेस भी लगता है। Though the rule does not prescribe the specific purpose of levy and whether it is to be charged from the airline or the passengers, ये रूल बिल्कुल भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि तुम किससे चार्ज करेगा, बट इंडस्ट्री प्रैक्टिस यही है कि वो पैसेंजर से ही रिकवर किया जाता है। However, it is seen from the relevant laws that the authority which manages the airport is eligible to levy and charge UDF from the embarking passengers at any airport. Again, ये भी किसी से चार्ज किया जाता है? पैसेंजर से चार्ज किया जाता है। The above facts clearly indicate that the PSF and UDF are charged by the airport operators for providing the service to the passengers. यहां लिखिए, service is provided by operators. Service is provided by operators, but the payment for the service is received by airlines. In the form of ticket price. अरे क्लियर है? अब देखिए, पहला क्लैरिफिकेशन, मुझे बताइए, क्या ये पीएसएफ एंड यूडीएफ जो चार्ज हुआ पैसेंजर को, क्या ये कंसिडरेशन होगा? क्या ये पीएसएफ एंड जो यूडीएफ चार्ज होगा, क्या कंसिडरेशन होगा? यस, क्योंकि पैसेंजर को जो सर्विस दिया जा रहा है उसी का बेनिफिट के लिए उसको दिया जा रहा है, तो वो भी क्या एक तरह का कंसिडरेशन है, एंड दैट इज लायबल टू पे जीएसटी. PSF and UDF being charges levied by airport operator for services provided to passengers are collected by the airlines as an, एकदम क्लियरली लिख दिया गया है. ये चार्जेस लगाता कौन है सर? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. क्या एयरलाइन लगाता है? नहीं सर, ये लगाता है कौन? एयरपोर्ट ऑपरेटर. एयरपोर्ट ऑपरेटर लगाता है क्योंकि वो सर्विस देता है किसको? पैसेंजर्स को. बट इसका कलेक्शन कौन करता है? एयरलाइंस उसका एजेंट करता है. एंड इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाई, ध्यान से सुनिए, एयरलाइंस को जो दे रहा है वो नहीं कर रहा है. एयरलाइंस इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस. हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस? एयरपोर्ट ऑपरेटर. एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन का डेफिनेशन को अगर मैं देखूं, PSF and UDF charged by the airport operators are consideration for providing services to the passengers. Thus, services provided by airport operator to passengers against consideration in the form of UDF and PSF are liable to GST. And this was also liable to service tax. आपको खाली नॉलेज के लिए दिया गया कि इसमें पहले सर्विस टैक्स भी लगता था.
Thus, airline is not responsible for payment of GST on PDA, on UDF or PCF, provided the airline satisfies the conditions prescribed for a pure agent under Rule 33 of the rules. अगर जहां प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ लिया, आई होप यू अंडरस्टूड, याद है ना रूल 33 के 4-5 कंडीशंस थे कि व्हेन विल द, देखिए क्या था, प्योर एजेंट क्या था, याद है, सर्विस रेसिपिएंट था, सर्विस प्रोवाइडर था। सर्विस रेसिपिएंट प्रोवाइडर के बिहाफ में कुछ खर्चा कर रहा है, सर्विस रेसिपिएंट प्रोवाइडर के बिहाफ पे कुछ खर्चा कर रहा है, तो इन दैट, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सर्विस प्रोवाइडर रेसिपिएंट के बिहाफ में कुछ खर्चा कर रहा है, तो आज रेसिपिएंट है, उसके बिहाफ में मैं कुछ खर्चा कर रहा हूं जो अल्टीमेटली उसको करना चाहिए था, तो मैं जो खर्चा कर रहा हूं मैं इसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए खर्चा कर रहा हूं, विच इज द प्रोवाइडर। तो होता क्या है कि जो उसको पे करना चाहिए था वही पेमेंट मैं कर दे रहा हूं, बट दैट इज एज अ प्योर एजेंट, दैट इज एज अ, जो खर्चा पेमेंट वो करता वही पेमेंट मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट चार्जिंग हिम एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो मैं जो खर्चा किया उसके बिहाफ में तो उसको बिल करूंगा ना, तो क्या उस बिल पे जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि डबल टैक्स हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि इट्स जस्ट अ पेमेंट, 2% पेइंग फॉर वन चीज, तो जब 2% पेइंग फॉर वन चीज तो एक ही जगह टैक्स लगेगा, दूसरा जगह टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कब लग जाएगा? अगर कॉस्ट एलिमेंट नहीं है, तो रीइंबर्समेंट होना चाहिए तब होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, प्योर रीइंबर्समेंट, तो ये भी एक तरह का प्योर रीइंबर्समेंट ही तो है कि जितना तुमने कलेक्ट किया उतना तुमने रीइंबर्स कर दिया। It is the licensee that the airport operator which is liable to pay GST on the UDF and the PSF. In fact, rules के हिसाब से पता है सारे एयरलाइंस को पूरा मेंटेन करना पड़ता है कि वो कौन से पैसेंजर्स से कितना UDF PCF चार्ज किया है, और उसका सारा डिटेल वो एयरपोर्ट ऑपरेटर को देता है, ताकि याद रहे क्रेडिट भी पास ऑन होगा। क्या पास ऑन होगा? क्योंकि अल्टीमेटली जब जीएसटी लग रहा है तो पैसेंजर पे लग रहा है, और अगर पैसेंजर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो क्या लेने वाला है? आईटीसी लेने वाला है, तो उसका इनवॉइसिंग भी क्या होता है? एयरपोर्ट ऑपरेटर का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एयरलाइंस एक्टिंग एज प्योर एजेंट, जितना था चलिए सब समझ लेते हैं। एयरलाइंस इस केस में प्योर एजेंट है। एयरलाइंस में एक्ट एज अ प्योर एजेंट फॉर द सप्लाई ऑफ एयरपोर्ट सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद रूल 33 ऑफ जीएसटी रूल्स। Airline acting as a pure agent of the passenger should separately indicate the actual amount of PSF and UDF. Separately indicate the actual amount, मतलब वो separately, देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी टिकट में आप देख लो आपका USF PDF अलग से लिखा रहेगा, UDF PSF आपको अलग से लिखा रहेगा, PSF charges and UDF charges, and GST payable on such PSF and UDF by the airport licensee in the invoice issued by the airlines to its passengers. Airline shall not take, अच्छा I hope you understood. सर अल्टीमेटली जीएसटी कौन लगा रहा है? पीएसएफ चार्जेस में यूडीएफ, एयरपोर्ट ऑपरेटर, तो क्या इसका आईटीसी एयरलाइन यूज करेगा? तो एयरलाइन शैल नॉट टेक आईटीसी of the GST payable or paid on these two charges. The airline would only recover the actual PSF and UDF and the GST payable. Obviously उसका GST भी वो रिकवर करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। आप समझ गए ना, क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेटर को डायरेक्टली कुछ पैसा नहीं मिलने वाला कस्टमर से। कस्टमर से कौन इंटरेक्ट किया? एयरलाइन, तो उसको एक्चुअल कॉस्ट प्लस जीएसटी ले लेना पड़ेगा। नहीं, जीएसटी तो ले गए और वो पूरा का पूरा क्या करेगा? एयरपोर्ट ऑपरेटर को रेमिट कर देगा। तो ही विल रिकवर ओनली व्हाट? द एक्चुअल प्लस टैक्स पार्ट। तो जीएसटी पेबल ऑन सच पीएसएफ एंड यूडीएफ बाय द एयरलाइन ऑपरेटर, द अमाउंट सो रिकवर्ड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द एयरलाइन टू इट्स पैसेंजर्स। आई होप यू अंडरस्टूड। आज मान लीजिए 10,000 का टिकट था, उसमें दो कंपोनेंट कर दीजिए, 8,000 ये एक्सक्लूडिंग टैक्स कर लीजिए एक बार, और 2,000 था यूएसएफ एंड यूडीएफ एंड पीएसएफ चार्जेस, यूजर डेवलपमेंट फीस एंड पैसेंजर सर्विस फी। तो इस पे तो पूरा जीएसटी लग जाएगा, बट ये ध्यान से समझना, ये 2,000 कंपोनेंट है, इस जीएसटी इस पे भी लगेगा, बट ये जो है ये मैं ऐसे कैसे क्या करने वाला हूं? बिल करने वाला हूं। और ये 2,000 कैसे है पता है? दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट विच इज चार्ज बाई एयरपोर्ट ऑपरेटर। तो मेरे को इसका भी कम जीएसटी कंपोनेंट किससे लेना पड़ेगा? पैसे। तो मैं 2,000 प्लस जीएसटी लेके सीधा का सीधा क्या कर दिया? तो मेरे लिए पता है उस केस में एयरलाइन के लिए एक्चुअल वैल्यू सप्लाई ये है 8,000 प्लस जीएसटी। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू सप्लाई? 8,000 plus GST. Accordingly, the amount so recovered will be excluded from the value of supply made by the airline to its passengers. तो मेरे को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना गाइस,
इनका टर्नओवर पूरा टिकट का वैल्यू कभी नहीं रहता है, कुछ कम ही रहेगा, क्योंकि यूएसएफ एंड पीडीएफ को उन लोग क्या करते हैं, रिम्बर्स कर देते हैं, तो वो खर्चा एक तरह से आप समझ लीजिए एक तरह का शेयर हो जाता है, कंट्रीब्यूशन चला जाता है उनको. नाउ एयरलाइन शैल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी ऑब्वियसली ऑन द पीएसएफ एंड यूडीएफ फॉर एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयरपोर्ट लाइसेंसी प्रोवाइडेड द एयरलाइन सेटिस्फाइज द कंडीशंस प्रिस्क्राइब फॉर अ प्योर एजेंट. ध्यान से, डबल टैक्स हो जाएगा वरना. अगर यहाँ पे एयरलाइन कलेक्ट कर लिया और वो प्योर एजेंट नहीं है, वो क्या नहीं है, तो उसको जीएसटी खुद देना पड़ेगा, उसको जीएसटी खुद देना पड़ेगा. द रजिस्टर्ड पैसेंजर्स हु आर द अल्टीमेट रेसिपिएंट ऑफ द एयरपोर्ट सर्विसेज मे टेक आईटीसी. अभी भी मैंने आपको बताया, जो पैसेंजर रजिस्टर्ड है वो अल्टीमेटली क्या क्लेम करने वाला है, आईटीसी क्लेम करने वाला. ऑफ द जीएसटी पेड ऑन दिस टू ऑन द बेस ऑफ प्योर एजेंट्स इनवॉइस इशूड बाय द एयरलाइन टू देम. ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, प्योर एजेंट का इनवॉइस अलग रहेगा और नॉर्मल जो 8000 कंपोनेंट का उसका इनवॉइस अलग रहेगा. आजकल तो कंबाइन में आते हैं, अब कंबाइन की तरह भी क्लेम कर सकते हैं. ध्यान से. नेक्स्ट, the airport operator shall pay GST on the PSF and UDF collected by them from the passengers through the airlines. Since the airport operators are collecting PSF and UDF inclusive of GST, there is no question of them not paying GST collected by them to the government. Obviously yes. अरे भैया यूएसएफ एंड पीडीएफ आई मीन यूडीएफ एंड पीएसएफ पे चार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्वेश्चन ऑफ नॉट पेइंग टैक्स तो उठता ही नहीं है, टैक्स तो पे करना पड़ेगा. अब इसमें गाइस थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा. अरे भैया जो पैसेंजर सर्विस फी और यूजर डेवलपमेंट चार्जेस कौन कलेक्ट कर रहा है, एयरलाइन कलेक्ट कर रहा है. किसके ब्याफ में कर रहा है, एयरपोर्ट. अब तो कुछ कंसिडरेशन एक्स्ट्रा कमीशन कौन चार्ज करेगा, एयरलाइन. तो उस पर जीएसटी कौन देगा, एयरलाइंस. समझ गए, उसका जीएसटी कौन देगा, एयरलाइन. तो यह बात क्या है, द कलेक्शन चार्जेस पेड बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर टू एयरलाइंस आर अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड द एयरलाइन शैल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम अंडर फॉरवर्ड चार्ज. अब मुझे बताइए, जो चार्ज एयरलाइन करेगा एयरपोर्ट ऑपरेटर को एज कमीशन चार्जेस या रिकवरी चार्जेस या जो भी कलेक्शन चार्जेस, तो जीएसटी लगाएगा, तो उसका आईटीसी कौन क्लेम कर लेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर. जीएसटी आईटीसी कौन क्लेम कर लेगा कि चार्ज कौन किया है, एयरलाइंस. समझ गए, एक का आउटपुट सर्विस होगा तो एक का इनपुट सर्विस होगा. कुछ अमेंडमेंट लगा आपको एज सच, खाली नॉलेजेबल एक इंटरेक्टिव सेशन लगा कि हाँ एक नया चीज आया है. नया चीज क्या, एक नया इंडस्ट्री में चल रहा था, उसमें हम लोग ने जीएसटी चीज को क्लैरिफाई करवा दिया, कुछ नया अमेंडमेंट नहीं है. अब आपको एग्जाम में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि ये है पैसेंजर सर्विस चार्ज लिया है, ये यूडीएफ लिया है, तो बताइए कौन कैसे पे करेगा. तो ये चीज पूरा रूल 33 के साथ लिंक्ड है, प्योर एजेंट, ये ध्यान रखिएगा प्लीज. सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू एकदम प्रैक्टिकल इनसाइट कि आपको एग्जाम के पहले भी याद रहेगा, आपको लर्न करके नहीं जाना पड़ेगा. तो बस आईटीसी विल बी अवेलेबल विद द एयरपोर्ट ऑपरेटर, ये था सर्कुलर के हिसाब से 11 अक्टूबर 2019. ये सब डेट्स आपको लर्न नहीं करना. एनी डाउट्स प्लीज बोलिए. सो अगर मैं अल्टीमेटली दो लाइन में अगर समराइज करूं, अगर मैं अल्टीमेटली दो लाइन में समराइज करूं इस सर्कुलर को, तो वी कैन से दैट, लिखिए, अल्टीमेटली दो लाइन में अगर मैं समराइज करूं दैट द एयरपोर्ट, लिखिए लिखिए, द लायबिलिटी टू पे जीएसटी, the liability to pay GST on PSF and UDF charges, the liability to pay GST on PSF and UDF charges, the liability to pay GST on PSF and UDF charges is on the airport operator, is on the airport operator, is on the airport operator, full stop. Here airlines is acting as a pure agent. Here airline is acting as a pure agent who is reimbursing the charges collected by the passenger, who is reimbursing the charges collected from the passenger, who is reimbursing the charges collected from the passenger to the airport operator, the airport operator
इंक्लूडिंग द टैक्स कंपोनेंट। समझ गए? नेक्स्ट आई गए पेमेंट ऑफ टैक्स। मेन अमेंडमेंट यही था जीएसटी में, अभी छोटे छोटी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए एक सिस्टम हुआ करता था सर्विस टैक्स और एक्साइज में, एक पेमेंट गेटवे था गवर्नमेंट का, ईज, ये हम लोग ने पढ़ा भी था, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स क्या होता था ना, पहले ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए जीएसटी रेजी में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा और वही पेमेंट कर सकता है। बट एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जो ओएडार वाले हैं, जो ओएडार वाले ऑनलाइन सर्विसेज, तो गवर्नमेंट ने पहले इनके लिए क्या प्रोविजन रखा था कि इनको अगर कोई भी पेमेंट करना चालान, तो उनका जो टैक्स, तो उनका जो चालान जनरेट होता था वो इस पोर्टल के थ्रू होता था, जिसका नाम क्या है, ईज। अब इस प्रोविजन को हटा के इन्होंने कर दिया, ये प्रोविजन हट गया है। अब ये नॉर्मल जो जीएसटी का पोर्टल है, ये उसी में जाके अपना ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। तो खाली रूल चेंज हुआ है कि a person, an option to a person supplying OIDAR from a place outside India to a non-taxable online recipient, to a non-taxable online recipient to generate चालान। याद है ये, यहाँ पे गाइस RCM is not applicable, यहाँ पे RCM is not applicable, मतलब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे ओइडार को टैक्स देना पड़ता था, किसको देना पड़ता था, ओइडार सर्विसेज में ओइडार सप्लायर को टैक्स देना पड़ता था, तो उन्हें जनरेट करना पड़ेगा चालान थ्रू बोर्ड सिस्टम। ये ईज था, ये अभी क्या हो चुका है, ऑमिट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, ऑमिट हो चुका है। ये ध्यान रखना है आपको कि ईज वाला जो सिस्टम हम लोग ने पढ़ा था वो अब ऑमिट हो चुका है फॉर ओइडार सर्विसेज। अब वो जनरल जीएसटी के पोर्टल से ही पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन वेरी सिंपल, रिटर्न्स का एक छोटा सा अमेंडमेंट है, नॉट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा टीडीएस एंड टीसीएस, टीडीएस डिडक्टर वाले जीएसटीआर 7 भरते थे एंड टीसीएस कलेक्टर वाले जीएसटीआर 8 भरते थे। तो गाइस बड़ा सिंपल सा बात इन्होंने बोला, अभी सिंपल सा बात समझिए। टीडीएस हम लोग ने पढ़ा था कि टीडीएस कौन काटता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स काटते हैं, लोकल अथॉरिटी काटता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसके साथ कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस सप्लायर उसको कुछ दे रहा है, तो जब वो पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। तो भैया जब मैं टीडीएस काट रहा हूं तो सामने वाले सप्लायर को क्या मिलना चाहिए, उसका क्रेडिट, उसको क्या मिलना चाहिए। पहले क्या होता था कि क्रेडिट जीएसटीआर 2A की, अगर आपको ध्यान होगा जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2A है, 4A है, 6A, सब आपको आपको याद होना चाहिए। तो जीएसटीआर 2A था, उसका ऑटो पॉपुलेट होके उसके पास डिटेल चला जाता था। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, सिंपल सा इन्होंने बोल दिया है कि भैया पहले क्या था कि एक क्या रियल टाइम बेसिस पे चलता था कि जैसे मान लो आज मैंने कोई भी जीएसटीआर 7 लगाया तो आज के दिन ही वो अपलोड हो जाता था, चाहे वो ड्यू डेट के पहले करे चाहे कभी भी करे, आज के दिन ही वो अपलोड हो जाता था, आज के दिन ही सप्लायर को शो कर देता था क्रेडिट। अभी गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जितना भी टीडीएस के डिटेल्स है, जब जीएसटीआर 7 फाइल हो जाएगा, जब जीएसटीआर 7 फाइल हो जाएगा, किसका, रेसिपिएंट का, जो टीडीएस काटा है, उसके बाद आपको अपना टीडीएस डिटेल्स कहां मिलेगा, पोर्टल में मिलेगा। इट्स जस्ट अ प्रोसीजरल चेंज। एक बार देखो पढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड टैक्स कलेक्टेड टू बी मेड अवेलेबल टू द डिडक्टी एंड द कलेक्टी ऑन द कॉमन पोर्टल आफ्टर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7 एंड 8। तो 7 है किसके लिए, टीडीएस के लिए, और 8 है टीसीएस के लिए। So the details of TDS furnished by the deductor shall in GSTR 7 shall be made available to each of the deductee at the common portal after filing of GSTR 7 for claiming the amount of TDS deducted in his e-cash ledger after the validation. Similarly, details of TCS furnished by the operator in GSTR 8 is made available electronically to each of the suppliers on the common portal after filing GSTR 8 for claiming the amount of tax collected in its e-cash ledger after validation। मतलब जितना भी उनका क्रेडिट्स होगा वो सारे सप्लायर्स को तब मिलेगा जब ये जीएसटीआर 8 फाइल हो जाएगा। सिंपल है। ओके देखिए रिटर्न्स में और भी सारे अमेंडमेंट्स थे जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, अगर आपको याद होगा। जीएसटीआर 3B, ठीक है याद है, जीएसटीआर 3B टू बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रिफंड। रिफंड में काफी चेंजेस आए हैं एंड अगेन ये चेंजेस बड़ा प्रैक्टिकल चेंज है, बड़ा प्रैक्टिकल चेंज है ये।
ठीक है, अगेन मैं आपको कुछ पहले एक सिंपल चेंज है वो समझ जाइए। अगर याद होगा आपको, पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था पेमेंट एडवाइस का। किसका? अगर प्रॉपर ऑफिसर को रिफंड देना, आप प्लीज अपने मैट में जाके देख लेना और चेंज वहां पे भी कर लेना, ठीक है, वरना यहाँ पे कुछ और वहां पे कुछ और, पूरा मिक्सिंग अप हो जाएगा। अगर आप कोई रिफंड ग्रांट कर रहे हो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को सबसे पहले एक पेमेंट एडवाइस बोल के स्टेटमेंट इशू करना पड़ता था, जिससे उसको रिफंड मिलेगा। वो पेमेंट एडवाइस अब हो गया है पेमेंट ऑर्डर। वो पेमेंट एडवाइस अब हो गया है, बस नाम को थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया कि हाँ वो एक तरह का पेमेंट ऑर्डर मानेंगे, वो पेमेंट एडवाइस नहीं मानेंगे। ये एप्लीकेबल हुआ था 24 सितंबर 2019 से। तो proper officer will now issue payment order instead of payment advice for refunds under the GST with effect from 24th September. Next, बड़ा सिंपल चीज है, मैं आपको समझा देता हूं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। सबसे पहला बात, एकदम मेरे को सुनिए, इसको एकदम मत देखिए। सर हमको इंटरनेशनल जाना है, हम फॉरेन कंट्री, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिया घूमने के लिए आया था, ठीक है। अब मैं इंडिया छोड़कर जा रहा हूँ, मैं घूमने के लिए आया था, मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। तो जब मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ तो मैंने इंटरनेशनल में एयरपोर्ट यूज़ किया, और मैं क्या किया, मेरा नॉर्मल बोर्डिंग पास था, और मेरा सिक्योरिटी चेक इन के बाद जो डिपार्चर एरिया, क्या बोला मैंने, आई होप यू नो, डिपार्चर एरिया अलग होता है। डिपार्चर एरिया द वंस यू क्रॉसेस इमिग्रेशन काउंटर, एंड जब आपका सिक्योरिटी हो जाता है उसके बाद आप डिपार्चर एरिया में चले जाते हो। तो एज पर दी चेंजेस, ध्यान समझना, अगर कोई भी ध्यान से समझिएगा, डिपार्चर एरिया में अगर आप देखेंगे बहुत सारा शॉप्स रहता है, एयरपोर्ट्स में कमर्शियल शॉप्स रहते हैं, बहुत अलग तरह के ब्रांडेड शोरूम्स रहते हैं। वहां पे जो प्रोडक्ट्स सप्लाई किया जा रहा है उन सारे फॉरेन टूरिस्ट को, सबसे पहले उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी दैट इज एग्जेम्प्टेड, दैट इज टोटली। तो पहला चीज हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो रिटेल आउटलेट्स डिपार्चर एरिया में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में सिचुएटेड है, और वहां से अगर कोई बिक्री हो रही है गुड्स की, तो वहां पे जीएसटी क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या आया कि सोचो उन रिटेल आउटलेट्स के पास जितने भी गुड्स आ रहे हैं, जितने भी गुड्स आ रहे हैं और वो बेच रहे, तो बेचने पे तो जीएसटी नहीं लग रहा है, बट जब खरीद रहे हैं उन पे तो जीएसटी लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका तो आईटीसी पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इनको फिर रिफंड के प्रोसेस में लाया गया कि नहीं, आपने जो आईटीसी पे किया है, आपका जो इनपुट टैक्स है, हम आपको उसका क्या देने वाले हैं, रिफंड दे देंगे, बट उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको फुलफिल करना पड़े, कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे। बेसिकली जितने भी आपके परचेजेस है, सोचो वो रिटेल आउटलेट्स के जितने भी परचेजेस है, उनके पर जो भी टैक्स लगा है उसका सारा उनको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन वो जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो किसको देने चाहिए, फॉरेन टूरिस्ट को जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है और वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसके ऊपर एक रियल नया इनफैक्ट रूल इंसर्ट हुएगा, इस रूल 95 कैपिटल, एंड आई एम वेरी श्योर ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कस्टम से भी लिंक्ड है। रूल 95 कैपिटल ए, ठीक है। बेसिक फंडा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसका जब जैसे जैसे अपने पढ़ेंगे आपको इसका क्लैरिटी पूरा आ जाएगा कि एग्जैक्टली रूल बोलता क्या है। Refund allowed to retail outlets established in the departure area of an international airport. पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तो ये है एग्जेम्पशन का, कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रिटेल आउटलेट टू आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, supply of goods by retail outlet established in the departure area of an international airport beyond the, समझ गए, इमिग्रेशन काउंटर के बाद। ध्यान से सुना है, इमिग्रेशन काउंटर के पहले भी बहुत सारी गुड शॉप्स रहते हैं, उनका बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जब इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया, ठीक है, अब वो बस फ्लाइट का वेट कर रहा है जाने का, तो बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर्स टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, टू एन आउटगोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी। इसलिए बोलते हैं ना ड्यूटी फ्री शॉप्स, क्या बोलते हैं, वहां पे जीएसटी नहीं लगता है, वहां पे जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट पार्ट आइए, रिटेल आउटलेट्स मेकिंग टैक्स फ्री सप्लाई ऑफ इंडिजिनस गुड्स, मतलब जो इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है,
टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, इनको हम लोग अभी नाम देंगे एलिजिबल पैसेंजर, मतलब किसको आप सप्लाई कर रहे हो, एलिजिबल, बेसिकली एक आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई कर रहे हो, entitled to claim refund of the applicable tax paid on the inward supply. ओ यानी इनपुट टैक्स रिफंड, इनपुट टैक्स रिफंड, to claim refund of the tax paid on the inward supply. Therefore, retail outlets will supply such indigenous goods without collecting any taxes from the passenger and may apply for the refund subject to the conditions prescribed in Rule 95 कैपिटल ए। मतलब रूल 95 कैपिटल ए खाली रिफंड बताने का प्रोसेस बताएगा, मेन चीज तो आपको बता दिया गया है कि भैया अगर तुम एलिजिबल पैसेंजर को सप्लाई करते हो तो एग्जेम्प्ट है, वो गुड्स जो तुम सप्लाई किए उस पे जो टैक्स लगा उसका रिफंड हम आपको दे देंगे, सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप एक लाइन लिख लीजिए, supplied made to international tourist is fully exempt, full stop, is fully exempt, full stop. Tax paid on inward supply, tax paid on inward supply of such goods is eligible for refund subject to Rule 95 capital A. Let's start. सबसे पहले एलिजिबल पैसेंजर क्या होगा, समझ गए सर? इट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया, नॉर्मली इंडिया में नहीं रहते और इंडिया में आए हैं फॉर अ स्टे नॉट मोर देन 6 months, 6 महीने से बेसी इंडिया में नहीं रहने के लिए आए हैं फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से पता चलेगा कि एग्जेम्पशन मिलेगा, रिफंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। आई मीन जो इंडिया में ही रहता है उनको सप्लाई करे तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए देखो आप वहां पे जितने भी शॉप से परचेज करते हो सब में पासपोर्ट लगता है, सब में वो पासपोर्ट स्कैन करते हैं, उसी के बेसिस पे आपका ये डिसाइड होगा कि हाउ विल यू बी टैक्सेबल, इसमें जीएसटी लगेगा, आप इसमें हो नहीं हो, कैसे, ऑल डिपेंड्स। और हर एक गुड्स के अगेंस्ट में उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से कि हमने ये गुड्स इस आदमी को बेचा, इसका ये कंट्री है, ये रेसिडेंट है, ये यहाँ पे है, अकॉर्डिंगली है दे हैव, यही बस कंडीशंस में आप पढ़ोगे। यू शुड नो हु आर द पैसेंजर्स हुम यू आर सेलिंग। पहला, हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड, सबसे पहले ऑब्वियसली रिटेल आउटलेट्स, किसको रिफंड मिल जाएगा, रिटेल आउटलेट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड होल्डिंग अ वैलिड जीएसटी नंबर, एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे है, डिपार्चर एरिया ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर, और सप्लाई कर रहा है इंडिजिनस गुड्स टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट हु इज लिविंग इंडिया शैल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ द टैक्स पेड बाय इट ऑन द इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच। ऐसा नहीं करता तो लोड पड़ जाता, डबल टैक्सेशन हो जाता, सामने वाले को एग्जाम सप्लाई करे तो लोड उसके तरफ हम बढ़ दिया, प्राइसेस बढ़ जाता, इसलिए उनको रिफंड दे दिया गया, टैक्स न्यूट्रल कर दिया गया। रिफंड का एप्लीकेशन करना पड़ेगा सबसे पहले तो, रिटेल आउटलेट शैल फर्निश द एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑन अ मंथली या क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस पे देंगे या क्वार्टरली बेसिस पे उसका रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे, along with a self-certified compiled information of invoices issued for the supply made during the month। समझे, ये है आउटवर्ड सप्लाई का, ये है, बहुत ध्यान से, किस किस पैसेंजर्स को कितना कितना सप्लाई किए हैं आपको सेल्फ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसका कंसर्न्ड परचेज इनवॉइस। समझ गए? मतलब सर चीजें बहुत डिफिकल्ट होने वाली है।
डायरेक्ट लिंकेज, तुमने जो बेचा है उसका पूरा लिस्ट, ये कब खरीदा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग परचेस, तो गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर पाएगा कि हाँ ये खरीदा है, इस पे टैक्स लगा, रिफंड दे दो कि सप्लाई किसको किया है, किसी एलिजिबल इंटरनेशनल टूरिस्ट को किया है। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग रिफंड, रिफंड क्लेम करने के क्या क्या कंडीशंस है, तो रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेल आउटलेट शैल बी अवेलेबल कब, बहुत सिंपल है, अगर इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स वर रिसीव्ड बाय द रिटेल आउटलेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियसली आपको रिफंड कब मिलेगा बॉस, जब आपने वो गुड्स किससे खरीदा है, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है और आपके पास एक टैक्स इनवॉइस है। द सेट गुड्स वर सप्लाइड बाय रिटेल आउटलेट टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, समझ गए, ये गुड्स जो आपने खरीदा है ये आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई किया है अगेंस्ट अ फॉरेन एक्सचेंज विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स, ये थोड़ा अंडरलाइन करेगा, ये कैच है, आपको फॉरेन एक्सचेंज में मिला है विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स। Name and GST number of the retail outlet is mentioned in the tax invoice for the inward supply, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इनवॉइस का परचेज इनवॉइस में आपका नाम और आपका जीएसटी नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, और सच अदर रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है टाइम टू टाइम इन दैट केस। इसमें एक जनरल रूल हम लोग ने पढ़ा था फॉर सैंक्शनिंग एंड पेमेंट ऑफ अ रिफंड, ये रूल 92, ये भी इसके ऊपर म्यूटेडिस म्यूटेंडिस अप्लाई होगा जैसे वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। फाइनली रिफंड टू रिटेल आउटलेट्स कितना मिलेगा सर, कैसे मिलेगा, it is clarified that the refund to be granted to retail outlets is not on account of the accumulated ITC, I hope you understood, उसको कोई ITC accumulation का refund नहीं मिल रहा, but the refund is based on the actual invoices of the inward supply of indigenous goods received by them, मतलब जितना का उन्होंने इनवर्ट सप्लाई रिसीव किया उसी के बेसिस पे उनको क्या मिल रहा है, उसका ITC रिफंड मिल रहा है। Since the supply made by such retail outlets is exempt, they will not be eligible for ITC of taxes paid on such inward supply and the same will have to be reversed in accordance with the relevant provision। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि याद है वो सेक्शन 17 कि अगर आपने कोई चीज एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन यहां बात हो रही है रिफंड लेने का, यहां बात हो रहा है, मैं आईटीसी का तो बात ही नहीं कर रहा, मैं किसका बात कर रहा हूं, रिफंड। अगर आप बोल रहे नहीं मेरे को रिफंड नहीं चाहिए तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यू हैव टू टेक व्हाट, तो यही बात की जा रही है, क्योंकि ये रिटेल आउटलेट्स का जो सप्लाईज है ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, दे विल नॉट बी एलिजिबल टू आईटीसी ऑन द इनवर्ट सप्लाई एंड द सेम विल हैव टू बी रिवर्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजन। फर्दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई रिफंड नहीं मिलता है ऑन इनपुट सर्विसेज का, यानी यहां लिखिए या प्लीज लिखिए, refund is granted only for the inputs and not on input services and not on input services, input services पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा, यानी गुड्स जो खरीद रहे हैं ना, मतलब मानो वो लोग सर्विस भी तो ले सकते हैं इंडिया में, उस पर भी तो जीएसटी लग रहा है, बट सर्विस का कोई भी रिफंड वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, गुड्स का खाली आपको रिफंड जाएगा। समझ आया ना, आईटीसी नहीं मिल रहा, रिफंड मिल रहा है, एम आई क्लियर ऑन दिस, हाँ प्लीज बोलिए, तो 2 लाइन में लिख लीजिए क्या है इसका शॉर्ट, supply of goods made by a retail outlets, supply made by supply of goods made by retail outlets to foreign tourists, exempt supply, full stop, hence no input tax credit is allowed
on inward supplies made. However, refund is allowed under Rule 95 capital A based on the concerned purchase invoice and the tax paid on it. And the tax paid on it. ठीक है, चलो नेक्स्ट में आइए। कुछ याद होगा सेक्शन 55। कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस, फॉरेन एम्बेसीज, दे आर entitled to a refund of IGST on import of goods। बहुत ध्यान से, यूनाइटेड नेशन स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग सबको रिफंड मिल जाता है। दे आर नोटिफाइड एज स्पेशल पर्संस, दे आर नोटिफाइड एज, तो इनको जो भी टैक्स चार्ज होगा उनको इसका रिफंड मिल जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, मान लीजिए अगर ये गुड्स इंडिया से खरीदते हैं तो रिफंड मिलेगा ही। विद इन स्टेट तो इंट्रा, आउटसाइड स्टेट तो इंटर। तो इंटर तो आईजीएसटी, इंट्रा तो सी और एस। बट अगर ये गुड्स इंपोर्ट करते हैं, क्या उनको रिफंड नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक गुड्स वो इंडिया से खरीद रहे हैं, उस पर आईजीएसटी लग रहा है, उसका रिफंड मिल जा रहा है। वो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इंडिया में कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर आईजीएसटी पे कर रहे हैं, क्या उनको उसका रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लॉ में पहले इसका कोई प्रोविजन था नहीं। तो पैरिटी मेंटेन करने के लिए, चाहे वो गुड्स आप इंडिया से खरीदे, चाहे गुड्स इंडिया के बाहर से खरीदे, इन्होंने टैक्स न्यूट्रल कर दिया कि इंपोर्ट में भी आप जो आईजीएसटी पे कर रहे हो उसका भी रिफंड आपको। तो अगेन इफ यू रीड, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नोटिफाइड entitled to refund of IGST paid on import of goods। अब पढ़िए, refund of tax paid on the notified supply of goods and services by notified agencies like UN or a specified international organization, section 37 of CTF, section C37 of CTF, ये हो गया बेसिकली IGST component। क्या हो गया? IGST component provides for a parity between the IGST rates attracted on the imported goods and the IGST applicable on the domestic supplies। domestic supply समझ गए? within the state, I mean sorry, outside state जो इंडिया में खरीदा है। therefore on this principle of parity, specialized agencies ought to get refund of IGST paid on the imported goods। है ये कस्टम में नोटिफिकेशन, बट क्योंकि इससे लिंक्ड है तो मैंने यही लिख दिया। आप समझ गए बात कि उसको, उनको भी क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। लास्ट है ये गाइस, एक और सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन ऑन वेदर रिफंड क्लेम्स कैन बी प्रेफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। ये जस्ट या लिख दो लिंक्ड विथ सप्लाई। हम लोग ने आज क्लास के फर्स्ट जो हम लोग ने अमेंडमेंट पढ़ा था वो था लिंक्ड विथ सप्लाई, याद आ रहा है? कंसाइनमेंट बेसिस, हाँ ये वही चीज है। क्या आपका कोई रिफंड क्लेम आपको मिलेगा अगर आपने कोई स्पेसिफाइड गुड्स सेंड किया या इंडिया के बाहर लेके गए बट आप उसे वापस नहीं लाए, तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इट इज क्लैरिफाइड दैट सेंडर कैन प्रेफर refund claim even when the specified goods were sent या taken out of India without execution of a bond or a LUT, कि उसको refund claim वो prefer कर सकता है even when the specified goods were taken out of India without any bond or LUT if he is otherwise eligible for refund
under section 54(3) of this act read with rule 89 sub rule 4 of the GST rules in respect of zero rated supply after he has issued the tax invoice on the dates. सिंपल सा फंड है सर, अगर मैं वापस नहीं लाया, मैं वहां बेच दिया, अगर मैं वहां बेच दिया तो मेरा सप्लाई हो गया, अगर मेरा सप्लाई हो गया तो मेरा इनवॉइस हो गया, अगर मेरा इनवॉइस हो गया तो जैसे मेरा जीरो रेटेड सप्लाई, मेरा जीरो रेटेड सप्लाई, और मेरा जीरो रेटेड सप्लाई हो गया तो मेरे को उसका रिफंड भी, तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं वापस नहीं लाया सर, मैं वापस, तो यहाँ पे नॉर्मली आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे, आपका इनवॉइस रेज हो जाएगा, आपका इनवॉइस। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट refund claim cannot be preferred under rule 96 as the supply is taking place at a time after the goods have been, इसको अंडरलाइन करिए प्लीज, ये मेन चीज है। यहां पे आपका सप्लाई कब हो रहा है इस केस में, जिस दिन आपने गुड्स रिमूव किया या सेंड किया उस दिन हो रहा है कि बाद में हो रहा है, बाद में हो रहा है सर। तो इन दिस केस आपको रिफंड अंडर रूल 96 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बट आपको दूसरा रूल में मिलेगा विच इज रूल 89(4), ठीक है। In this case आपको रिफंड नहीं मिलेगा अंडर रूल 96 as the supply is taking place at a time after the goods have been sent या taken out of India earlier। मतलब पहले के बाद, अगर आप उसके बाद अगर आपने सेंड आई मीन इनवॉइस इशू हुआ तो उस केस में आपका रिफंड नहीं मिलेगा आपको रूल 96 के हिसाब से। एग्जाम्पल देखिए, चलिए क्लियर होगा। एक कंपनी एबीसी, उसने 100 यूनिट भेज दिया स्पेसिफाइड गुड्स का इंडिया के बाहर। The activity of sending or taking such goods is not a supply, obviously no. No invoice is required to be issued, but the specified goods shall be accompanied with a delivery challan. Same जो हम लोग ने पहले पढ़ा था। अगर 10 यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स वहां बिक जाता है, मान लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर आफ्टर सेंडिंग, यानी मेरे को 1 महीने के अंदर क्या इशू करना है, टैक्स इनवॉइस, जीरो रेटेड सप्लाई डन। और अदर 50 यूनिट सोल्ड आफ्टर 2 months, मतलब 50 यूनिट और बिक गया, कितना बिक गया टोटल, 60 यूनिट। A tax invoice would be required to be issued for 10 units and, यानी 60 यूनिट बिक गया, 40 यूनिट अभी भी बचा हुआ है, 40 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। As the case may be, at the time of each of the sale in accordance with the provision contained in section 12 and section 31 read with this, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। If the remaining 40 units are not brought, याद आया, उसको 6 months के अंदर लाना पड़ेगा। अगर 6 months के अंदर नहीं लाया तो डीम्ड टू बी सप्लाइड मान लेंगे, और बाद में आपको जिस दिन 6 months एक्सपायर हो गया उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। If the remaining 40 units are not brought back within the stipulated 6 months from the date of removal, a tax invoice would be required to be issued for 40 units read with rule 46। आपको 40 यूनिट का भी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। अब यह बात आता है कि सर ध्यान से समझिएगा, आपने डीम टू बी सप्लाई कितना माना, 40 यूनिट्स। गवर्नमेंट यह बोलती है कि आपका जो रिफंड क्लेम होगा है ना एटीसी का, वो हम आपको 60 यूनिट्स के जीरो रेटेड सप्लाई में दे देंगे। इसके यूनिट्स में 60 यूनिट्स के, यानी जो भी आपने गुड्स आपका एक्चुअली वहां पे आपने सप्लाई किया है, आपको 60 यूनिट पे ही क्या मिलने वाला है, रिफंड मिलेगा। जो डीम मान लिया है उसके ऊपर आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो लॉजिक इज दिस, यही बोला गया है सेकेंड पैरा में कि जो आपने सप्लाई इज टेकिंग प्लेस एट अ टाइम आफ्टर द गुड्स हैव बीन सेंट, यानी यहां पे वो 6 months वाला कंडीशन अप्लाई हो गया। कौन सा कंडीशन, 6 months। तो जो अगर वापस नहीं लाया आपने तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलने वाला, सिंपल फंड है। जो आप वापस ले आए, मतलब जो वहीं पे बेच दिए हैं, उसका रिफंड आपको सरकार गवर्नमेंट दे देगी। या तो वापस ले आइए या तो वहां भेज दीजिए, 6 महीना से डिले मत करिए। नेक्स्ट बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, वेरी नाइस। इससे जीएसटी में लिटिगेशन बहुत हद तक कम हो जाएंगे मेरे हिसाब से। डिमांड एंड रिकवरी में छोटा सा एक पॉइंट ऐड हुआ है, सुनो एज सच। पहले क्या होता था, आप शो कॉज नोटिस दे देते थे। मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि आप गिल्टी है, आपने कुछ टैक्स वैक्स नहीं दिया है अंडर पे के, वो आपको क्या देगा, शो कॉज नोटिस। अभी क्या होगा, शो कॉज नोटिस के पहले प्रोसेस और ऐड कर दिया गया। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर को एक इंटीमेशन देना पड़ेगा डीआरसी 1A में। वो इंटीमेशन वो देगा कि देखो तुमको इतना टैक्स देना होगा, तुमको इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टी तुमको देना होगा। अगर तुम नहीं देते इतने दिन के अंदर अंदर तो हम तुमको एक शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। हम तुमको एक शो कॉज नोटिस, मतलब एक पैरेलल क्या हो गया कि आपको सबसे पहले इंटीमेट कर दिया गया कि मेरे को देना है तो कितना देना है।
आपको इतना देना है, टैक्स इतना देना है, इंटरेस्ट इतना देना और पेनल्टी इतना देना है। फिर उसके बाद अगर आप जस्टिफाई कर पाते हो कि नहीं, या फिर आप बोलते हो नहीं मैं 50% तो दे दूंगा बट बाकी मैं 50% नहीं दूंगा क्योंकि बाकी मेरा गलती नहीं है, मेरा जितना गलती है मैंने दे दिया, तो मैं रिस्पॉन्ड भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? बिफोर शो कॉज नोटिस ही सब कुछ होगा कि यू हैव इंटीमेटेड मी द क्वांटिटी ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी विच आई हैव टू पे। मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं पे करूंगा या तो मैं, इनफैक्ट अगर आपको याद होगा अगर मैं शो कॉस्ट के पहले पे कर देता हूं तो मेरा एक डिफाइंड परसेंटेज ऑफ टैक्स पेनल्टी, आई मीन पेनल्टी कम हो जाता है। करेक्ट, मेरा पेनल्टी कम हो जाता है, मेरे को पेनल्टी देना नहीं पड़ता, कुछ कुछ केसेस में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। इन दैट केस ये चीज को थोड़ा सा गवर्नमेंट को प्रमोट करना था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले आपको पूरा का पूरा इंटीमेट करवा दिया कि देखो इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, अगर आप दे देते तो आपको वेव ऑफ मिल जाएगा, वेव ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, वेव ऑफ का बेनिफिट। और अगर आप मान लीजिए आप पार्शियल पे करते हो तो भी गवर्नमेंट बोलेगा कि ठीक है आप जितना पार्शियल पे कर रहे करिए, बाकी का आप रिस्पॉन्स दीजिए कि आपका क्या सबमिशन है, कि आप क्यों नहीं पे कर रहे हैं। और उसके बाद अगर ऑफिसर को लगा जस्टिफाइड तो वो शो कॉज नोटिस ही नहीं इशू करेगा। तो शो कॉज नोटिस के पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क भी एक तरीके का एड ऑन हो गया कि हाँ थोड़ा सा ग्राउंड वर्क किया जाए, सीधा एसएससीज को अंधाधुन शो कॉज नोटिस नहीं इशू किया जाए। यही छोटा सा अमेंडमेंट है, देख लीजिए एक बार। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल टू बी इंटीमेटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर बिफोर द इशू ऑफ, दैट्स द कैच। शो कॉज नोटिस इशू करने के पहले उसको ये तीनों अमाउंट इंटीमेट किया जाएगा। द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विंग, हाँ दैट्स द कैच, सर्विंग के पहले, नोटिस सर्विंग के पहले कम्युनिकेट करेगा डिटेल्स ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एज ascertained by him in the prescribed form to the person chargeable with tax interest penalty under दो सेक्शन 73 एंड 74। 73 क्या हो गया, डिमांड अदर देन फ्रॉड, और 74 हो गया केस विथ फ्रॉड। फर्दर वे सच पर्सन हैज मेड पार्शियल पेमेंट, अगर वो मान लीजिए पार्शियल पेमेंट कर देता है ऑफ द अमाउंट कम्युनिकेटेड टू हिम और डिजायर टू फाइल एनी सबमिशन, सबमिशन समझ गए, बहुत अच्छा चीज हो गया ये कि उसको अपना एक तो मौका मिलना चाहिए कि हाँ वो एक तो रीजनिंग दे सके, आर्ग्यूमेंट दे सके, लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग दे सके कि सर ये मैं नहीं दूं रहा क्योंकि ये कारण है। ही मे मेक सच सबमिशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, वो चाहे तो ये सबमिशन कर सकता है। और obviously he'll be able to get the advantage of nil or reduced penalty under 73(5) and 74(5) because he is paying before show cause notice, because he is paying before show cause notice, because he is paying before show cause notice। नेक्स्ट सिंपल है, where any person makes payment of tax interest penalty or any amount due in accordance with this provisions of this act whether on his own ascertainment, मतलब खुद से समझ गए, सेल्फ असेस्ड, या तो खुद से करेगा और कम्युनिकेटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, या तो प्रॉपर ऑफिसर कम्युनिकेट करेगा, अभी अभी कम्युनिकेट किया ना कि तुमको इतना इतना देना है, तो जहां पर्सन पेमेंट कर देता है तो वो क्या करता है, वो प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, वो प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टिंग द पेमेंट मेड बाय द पर्सन। इसका एक फॉर्म ऐड कर दिया है कि अगर तुम पेमेंट कर रहा है तो तुम प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देना और प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या दे देगा, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट देगा। तो बिफोर शो कॉज नोटिस a particular process has been added कि the proper officer has to intimate the amount of tax interest penalty before issuing a cause notice, and the जो person makes the partial payment, he gets the opportunity to make his submission and make the partial payment and take the benefit of the reduced penalty under 73(5) and 74। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली चेंज हुआ है एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस में, ठीक है, थोड़ा टाइम लिमिट्स का इधर उधर चेंज हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा घर जाके मैट में नेसेसरी चेंजेस कर लेना। मैंने बहुत ही एकदम ब्रीफ में टाइम लिमिट्स को बता दिया कि पहले क्या था अब क्या है, एक बार फटाफट एक बार देख लेते गाइस। अमेंडमेंट्स वेरी वेरी स्मॉल अमेंडमेंट्स, और ये सब कुछ एक ही नोटिफिकेशन के थ्रू आया था, 31/19 डेटेड 28 जून 2019। पहला अमेंडमेंट है
पहला अमेंडमेंट है कि स्टैंडिंग कमिटी को आपका केस को एग्जामिन करने में पहले 2 महीना दिया जाता था, अब उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एज मे बी अलाउड बाय द अथॉरिटी। मतलब अगर अथॉरिटी चाहे, अथॉरिटी समझ गया पे, एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होगा, अथॉरिटी हो गया एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो 1 महीना और स्टैंडिंग कमिटी को 1 महीना और टाइम दे सकती। तो 2+1 हो गया, ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटी याद है ना आपको, स्टैंडिंग कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी स्टैंडिंग कमेटी को फॉरवर्ड करता है, फिर डायरेक्टरेट जनरल के पास आता है, याद है ना, डीजीएपी। नेक्स्ट, अब स्क्रीनिंग कमेटी क्या होता था पहले गाइस, सुनो, पहले स्क्रीनिंग कमेटी खाली इश्यूज ऑफ लोकल नेचर को एग्जामिन करते थे। अब लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी फॉरवर्ड किया है within 2 months from the date of receipt of a written application, earlier extendable, further extendable up to 1 month। तब ध्यान से, पहले स्क्रीनिंग कमेटी का देखो, मैंने नीचे पहले का भी प्रोविजन लिख दिया, अर्लियर स्क्रीनिंग कमेटी यूज टू एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑन द इश्यूज ऑफ लोकल नेचर ओनली, खाली वो लोकल नेचर का ही एग्जामिन करते थे, एंड देयर वाज नो टाइम लिमिट, दैट्स वाज द मेन कैच। कोई टाइम लिमिट नहीं था कि वो कब जाके फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन किसको, स्टैंडिंग, कोई टाइम लिमिट नहीं था। लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी के पास, अब स्क्रीनिंग कमेटी के पास एक टाइम आ गया है, वो अब एग्जामिन करेंगे लोकल नेचर के इश्यूज भी, प्लस those who are forwarded by standing committee within 2 months from the date of receipt of a written application which is further extendable to 1 month। अब ये क्या हो गया, 2+1। नेक्स्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन बाय डीजीएपी, ये हो गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग। पहले इनका जो टाइम था वो था 3 months, कि उनको सारा अपना इन्वेस्टिगेशन 3 months में खत्म करना पड़ेगा, अब वो हो गया है 6 months of the receipt of reference from standing committee। again ये further extendable है up to क्या, 3 months, 3 महीना और एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड हो सकता है। अब पहले क्या था, एक डीजीएपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग या फिर कोई ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, द अथॉरिटी हैज आल्सो बीन एम्पावर्ड टू समन एनी पर्सन। समन मतलब इनवाइट फॉर एनी एविडेंस। तो अथॉरिटी के पास भी पावर है कि वो किसी को भी समन कर सकता है जिसका अटेंडेंस ही कंसिडर्स नेसेसरी either to give evidence or to produce a document or any other thing under section 70 and shall have power in any inquiry in the same manner as given to a civil court under code of civil procedure। बेसिकली पहले ऑफिसर या डीजीपी के पास ही पावर था, अब अथॉरिटी के पास यानी एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के पास भी आ गया है। नेक्स्ट सर, अथॉरिटी का जो टाइम लिमिट होगा ऑर्डर पास करने का वो 3 महीना से 6 महीना हो गया। सर अथॉरिटी चाहे तो पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब चाहे तो वो अगर चाहे तो क्लैरिफिकेशन मांग सकती है डीजीएपी से, उनका रिपोर्ट के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन मांग सकती है ऑन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिटेड। खाली जो मेजर पॉइंट्स हाईलाइट मैंने किया वही पार्ट अमेंडमेंट वाला है। नेक्स्ट, अगर आपको याद होगा गाइस, ये तो होना चाहिए था, जितना प्रॉफिटिंग अमाउंट कलेक्ट करता है, प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी कलेक्ट करता है ना, कि आपने जितना प्रॉफिट अमाउंट सामने मान लो पेनल्टी इंपोज किया या फिर जो गलत ढंग से प्रॉफिट कमाया गया उसको मैंने क्या किया, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने क्या किया, कलेक्ट किया, तो पैसा सीधा कहा जाता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, और इस पे इंटरेस्ट क्या रेट है, 18% फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द हायर अमाउंट टिल द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच अमाउंट। मतलब अगर लेट से जमा होगा तो 18% इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर अदर देन दोस कवर्ड इन द रिपोर्ट ऑफ डीजीएपी, जस्ट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एंड लास्ट, हर साल हर इनका एक टेन्योर होता है एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का, अब ये 2 साल से करके क्या कर दिया गया है, 4 साल, ठीक है, वरना 2 साल तो एक्सपायर हो गया, जब से आए थे 2 साल खत्म हो गया था, इनका पीरियड को अब 2 साल से 4 साल कर दिया गया। That's it guys from the point of view of GST, not much। मैं नहीं बोलूँगा कि मतलब कुछ तो प्रॉफिटरिंग वाला पार्ट आप थोड़ा सा
एमसीक्यू टाइप के लिए पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ लेना, बाद बाकी इट वाज क्वाइट सिंपल. सो विद दिस वी फिनिश आवर जीएसटी कंपोनेंट. एफटीपी में एक छोटा सा अमेंडमेंट और कस्टम्स में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है. एफटीपी में एक बार आएंगे, बहुत इजी है. एफटीपी में आएंगे, बहुत इजी है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ध्यान से समझना. अगर आपको याद होगा हम लोग ने ड्यूटी ड्रॉबैक में भी पढ़ा था ऑल इंडस्ट्री ड्रॉबैक रेट, स्पेशल ब्रांड रेट एंड ब्रांड रेट. तो ऑल इंडीड, और जरूरी नहीं है कि सबको ऑल इंडस्ट्री ड्रॉबैक रेट में गुड्स नोटिफाइड रहता है, और जरूरी नहीं है कि ब्रांड रेट में रहता है. आपको स्पेशल ब्रांड रेट भी निकालना पड़ सकता है. ध्यान से सुनना. द पॉइंट इज डीम्ड एक्सपोर्ट्स. द पॉइंट इज, अगर मैं कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करता हूं, अगर मैं कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट, मान लो वो डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी में, तो उस गुड्स के ऊपर मेरी जितनी भी ड्यूटी लगी हुई है, मेरी जितने भी, जैसे मान लो मैंने उसको इंपोर्ट किया, मैंने उसको इंपोर्ट करके मैंने उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कर दिया. इंपोर्ट करके मान लो मैंने एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर दिया, मैंने 100% ईओयू को सप्लाई कर दिया, वो डीम्ड एक्सपोर्ट है. तो मैंने इंपोर्ट किया तो मेरे को ड्यूटी पेमेंट करना पड़ा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा, तो वो ड्यूटी मैंने पेमेंट किया. अब पहले क्या था कि आपने जो ड्यूटी पेमेंट किया और वो गुड्स आपने डीम्ड एक्सपोर्ट कर दिया, इसका ड्यूटी का आपको रिफंड मिल जाता था. क्या मिल जाता था? अब ये रिफंड का एक मैकेनिज्म था गाइस कि आपको बीआर के हिसाब से रिफंड मिलता था. बीआर मतलब ब्रांड रेट. बीआर मतलब चेंज बस इतना है कि अब वो ऑल इंडस्ट्री भी ले सकते हैं आप. क्या ले सकते हैं? ऑल इंडस्ट्री ड्रॉबैक शेड्यूल भी आप ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांड रेट में ही जाना है. द रिफंड पेड ऑन द इनपुट्स इज आल्सो अलाउड ऑन ऑल इंडस्ट्री रेट बेसिस. पहले ये खाली ब्रांड रेट के बेसिस पे दिया जाता था, अब आप ऑल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से भी ले सकते हो. सिंपल चेंज यही है. सिंपल चेंज एक बार देख लो. Earlier, the refund of drawback in the form of BCD of the inputs used in manufacture and supply under deemed export category was given on brand rate basis upon the submission of documents evidencing the actual payment of basic custom duty. आपको बताना पड़ता था, देखो भाई कितना ड्यूटी मैंने पे किया है, वो आप एक्चुअल बता देते थे. लेकिन अब notification dated 31st October 19 has amended the said provision and provided that the refund of drawback on the inputs used in the manufacture and supply under deemed export category can also be claimed on all industry rate of duty drawback schedule notified, provided obviously no SENVAT credit has been availed by the supplier of the goods on the excisable inputs, या फिर वो ब्रांड रेट बेसिस पे भी कर सकता है अपॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग एक्चुअल पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. आई होप यू अंडरस्टूड गाइस. समझ गए? या तो ब्रांड रेट में भी कर सकता है, वो ऑल इंडस्ट्री रेट पे भी कर सकता है. लास्ट आते गाइस कस्टम्स. इन शॉर्ट यहां पे आप समझ लो बेसिकली आप री इंपोर्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे. किसके ऊपर? री इंपोर्ट की हम लोग बात करेंगे. छोटा सा चीज है, बहुत इजी, आप समझ जाओगे. वेरी वेरी सिंपल. एक नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था कस्टम्स का, नोटिफिकेशन नंबर 45/17 डेटेड 30 जून. ये हो सकता है आपको नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं हो, बट इसके कंटेंट जरूर आपको याद होने चाहिए थे. ये क्या थे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट ये भी पहला अमेंडमेंट से ही लिंक्ड है, कि गुड्स जो पहले एक्सपोर्ट किया गया था और एग्जीबिशन पर्पस या कंसाइनमेंट बेसिस, अब आप उसको क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो वापस से. अब इंडिया वो पहले अपने गुड्स कहाँ ले गया? आउट ऑफ इंडिया ले गए. अब आप उसे वापस क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो. तो क्या लगेगा कस्टम्स में? क्या प्रोविजन होगा? क्या इस पर ड्यूटी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं लगनी चाहिए. यही बात यहाँ बोला गया है. पर आइए एक बार पढ़ लेते हैं. This notification provides exemptions from BCD. IGST says on certain kind of goods, that is goods imported under the claim of drawback, under the claim of refund of IGST paid on export under duty exemption scheme. बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको इस पर्टिकुलर प्रोविजन नोटिफिकेशन में क्या मिलता है पता है? रिफंड मिलता है री इंपोर्ट पे. क्या मिलता है? री इंपोर्ट. जब आप री इंपोर्ट करते हो तो आपका, या फिर रिफंड मैं नहीं बोलूंगा टू बी प्रिसाइज, आप री इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी. कौन कौन सा केस में नहीं लगेगा? तो इसमें से पहला केस है कि मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया अंडर क्लेम फॉर ड्रॉबैक. मतलब मैं बोलने वाला हूं कि मैं गुड्स आज भेज रहा हूं क्योंकि मैं फ्यूचर में वापस इंपोर्ट करने वाला हूं. वापस में वापस ये ड्रॉबैक क्या हुआ? वापस से इंपोर्ट करने वाला हूं. CBIC ने क्लैरिफाई किया द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एग्जेम्पशंस मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन नंबर 45 कस्टम डेटेड 30th June
Specifically, the situation where the goods are exported under bond without payment of IGST to re-import the goods which had been earlier exported for participation in exhibition or on consignment basis. मतलब सीबीआईसी ने पहले क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो नोटिफिकेशन था एग्जेम्पशन, ये क्या था? एग्जेम्पशन फ्रॉम ड्यूटी ऑन री-इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, exemption from duty on re-import of goods, कि आपका कोई exemptions था, आपके कोई exemptions थे 45/17। अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया एक बॉन्ड के अंडर में, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया बॉन्ड के अंडर में और आपने आईजीएसटी पे नहीं किया, तभी आपने एक्सपोर्ट किया, तो आप री इम्पोर्ट जब कर रहे हो तो आपको वापस से ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या सर्कुलर इशू किया है, अब हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं that the activity of sending या specified goods, that is goods sent या taken out of India for exhibition or consignment basis for export promotion, कौन सा promotion? Export promotion, except the activity satisfying the test laid down in schedule 1, मतलब समझे में, nil consideration होगा तो भी सप्लाई मानेंगे, तब अलग बात है। out of India do not constitute supply within the scope of section 7 as there is no consideration in that point in time, same सब कुछ same है। Since such activity is not a supply, cannot be considered as zero rated. Also, there is no requirement of filing any LUT bond for such activity. Same. Therefore, no IGST is required to be paid for the specified goods at the time of taking these out of India. मतलब सर, जब आप इंडिया के बाहर इस गुड्स को लेकर जा रहे हो, उसी समय जब आप IGST नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, तो क्या तो आपका सप्लाई है, आपका सप्लाई भी नहीं है, आपने कोई आईजीएसटी भी पे नहीं किया, तो क्या चीज का तो मैं आपको रिफंड दूंगा? there will be no refund for you. The activity being not a supply, hence the situation of notification number this, that is goods exported under bond without payment and requiring payment IGST at the time of re-import, in such case is not at all applicable. The point is कि आप जब एक्सपोर्ट किए विदाउट रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आपका जब री-इम्पोर्ट का टाइम पाया, आपको उस समय कुछ भी ड्यूटी देना ही नहीं पड़ेगा, आपको ड्यूटी देना ही नहीं पड़ेगा। फर्दर, दिस क्लैरिफिकेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू केसेस वेयर एक्सपोर्ट्स हैव बीन मेड टू रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने कोई डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया है या मैंने कोई रिलेटेड पर्सन को दिया है, एक्सपोर्ट किया है, या मैंने कोई प्रिंसिपल या एजेंट को दिया है फॉर पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन और कंसाइन, ध्यान से सुनना, मैं बाहर इसी पर्पस के लिए लेके जा रहा हूं, बट मैंने किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया है, एचओ हेड ऑफिस को दिया, एक एस्टैब्लिशमेंट से दूसरा एस्टैब्लिशमेंट गया, प्रिंसिपल एजेंट को दिया, एजेंट प्रिंसिपल को दिया, लेकिन पर्पस क्या है? वही है, एग्जीबिशन के लिए या कंसाइनमेंट के लिए। बट सच गुड्स एक्सपोर्टेड आर रिटर्न्ड आफ्टर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के बाद वो रिटर्न हो गया है एग्जीबिशन से, या गुड्स आर रिटर्न बाय सच कंसाइनीज विदाउट द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, मतलब यहां लिख दीजिए सेल हैज नॉट टेकन प्लेस, सप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि आपने सामने वाले ने अप्रूव नहीं किया है, एक्सेप्टेंस नहीं लिया है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी सेड टू बी met as there has been no acceptance of goods by the consignee। अब मैं आपको बोलता हूं, शेड्यूल 1 में सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई मानते थे, इसलिए सर्कुलर आया कि सर अगर मैं नॉर्मली इंडिया के बाहर भेज रहा हूं, कोई डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन नहीं है, तब तो आप वो केस को एग्जेम्प्ट कर रहे हो, बट मैं किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को भेज रहा हूं, तब उसमें क्या होगा? तो भी उसमें यही होगा, कैरेक्टर वही है, वो तो ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी में तो सप्लाई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाले ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, इट हैज नॉट बीन accepted। तो basic requirement of supply cannot be said to be have met and has been no acceptance of the goods by the consignee, hence जो उसका re-import होगा after return from such exhibition, it will be covered under the residual entry provided the re-import happens before the 6 months from the date of delivery चालान। बेसिकली सिंपल सा बात है, उसको 6 मंथ्स के अंदर वापस लाना पड़ेगा, तो 6 मंथ्स के अंदर, अगर 6 मंथ्स के बाद में आता है तो हम लोग ने पढ़ा था कि उसको डीम टू बी आपको क्या मानना पड़ेगा? सप्लाई होगा, और उसको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उसको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड द री-इम्पोर्ट हैपेंस, आपको वापस लाना पड़ेगा
बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी चालान। बेसिकली एग्जेम्पशन मिल जाएगा इन केस ऑफ री इम्पोर्ट। मतलब ध्यान से सुनो, सप्लाई वाला जो पार्ट था ना उसमें बहुत सारा चीज था कि मैं कंसाइनमेंट बेसिस के लिए बाहर लेके जा रहा हूँ या एग्जीबिशन के लिए बाहर लेके जा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जीरो रेटेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जीरो रेटेड नहीं है। इनवॉइसिंग हम समझ गए 6 months तक वेट करो। फिर हम लोग ने उस चीज को यहाँ पे भी पढ़ लिया कि जब आप कंसाइनमेंट बेसिस पे बाहर लेके जा रहे हो तो आपको जब री इम्पोर्ट होगा तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। लेकिन अगर 6 months के बाद लेके आओगे तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है कस्टम का वो क्या है 45/17। इनफैक्ट ये भी हम लोग ने पढ़ा कि अगर आप वापस इंडिया लेके आ रहे हो तो उस समय वो सप्लाई नहीं है। अब रिलेटेड पर्सन के लिए को भी भेज रहे थे तो भी वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सप्लाई इज नॉट बीन फुलफिल्ड बिकॉज द एक्सेप्टेंस और अप्रूवल हैज नॉट बीन टेकन प्लेस। तो एक बार इसको जस्ट पढ़ लेना वापस से घर पे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये था अपना कस्टम्स का अमेंडमेंट, ठीक है। तो गाइज एज सच देखिए कस्टम में कोई अमेंडमेंट्स था नहीं, एक यही अमेंडमेंट था। एफटीपीबी में जो अमेंडमेंट था मैं आपको बता दिया। जो मेन था, देखिए ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स है बट एग्जाम के लिए सब रेलिवेंट नहीं होते, तो मैंने आपको फाइनली जितने आपके अमेंडमेंट्स कवर होने थे जीएसटी में, कस्टम्स में, एफटीपी में, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू डू इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाँ, जाते जाते एक दो बातों का ध्यान रखिएगा कि नाउ वट एवर यू आर डूइंग जीएसटी, अब उसको इस दो जो आपको शीट मिला है उनको भी इनकॉर्पोरेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एडिशनल पार्ट्स है जो आपको कवर करना है। एंड शेड्यूलिंग बहुत प्रॉपर रखिएगा, शेड्यूलिंग के हिसाब से ही सारा अपना रेगुलर स्टडीज करते रहिएगा, वरना फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड यस, थोड़ा सा फोकस रखिए and practice more and more sums, practice more and papers. Just subscribe to my channel because I as usual हर टर्म के पहले मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ फॉर वीडियोस। लाइक मैं डिफरेंट टर्म्स का, डिफरेंट पेपर्स का मैं मॉक आंसर्स करवाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। जो भी मेरे को लगता है अच्छा क्वेश्चन है मैं उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो आप उसको थोड़ा सा अपडेट रखना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। बेल आइकन के बिना कोई अपडेट आएगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो उस तरीके से बस यही है। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एग्जाम वाले दिन के पहले भी आई ट्राई टू बी अवेलेबल लाइव फॉर्म में, कि अगर मैं आपको लाइव फॉर्म में किसी भी तरह से रिवाइज करा सकूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे आईटीसी है, एग्जामिशंस है, वैल्यूएशन है, तो मैं लाइव फॉर्म में आपके साथ जुड़ूंगा। बट टिल दैट यू डू योर स्टडीज, फॉरगेट दैट, आप अपना खुद से करिए एंड गिव एज मच एज पेपर्स एज यू कैन पॉसिबल। जितना पेपर्स दे सकते हो, जितना सम्स प्रैक्टिस करिए। रीडिंग अपनी जगह है बट सम्स प्रैक्टिस करना एंड उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी आपको कैसे लिखना है, यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया ऑन दिस। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।